डॉक्टर कहने लगे कि आप लोग 5 मिनट भी पहले ले आते, इस बच्चे को बचाया जा सकता था। बच्चे को 5 मिनट पहुंच देर होने से हमारा बच्चा बच नहीं सका। नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। समझ में दरअसल आ नहीं रहा है कि कहां से शुरू करें, किसका नाम लें, किसका छोड़ दें। कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, गाड़ी पर अगर लाल बत्ती लग गई है या फिर तथाकथित रूप से खद्दरधारी आप हैं तो बन गए वीआईपी। थोड़ा जुगाड़ है तो एक वी और बढ़ जाएगा, वीवीआईपी। फिर क्या सड़क, क्या एयरपोर्ट, हूटर बजाते हुए आगे बढ़ जाइए। ना कोई चौराहा, ना कोई लाल बत्ती। क्या मजाल है किसी की कोई रास्ता काटने के बारे में सपने में भी सोच ले। आम लोगों की सुरक्षा की बात करने वाले वीवीआईपी के लिए रास्ता साफ करने में जुट जाएंगे। फिर चाहे रास्ते में कोई बीमार हो या इम्तिहान के लिए जा रहे छात्र। आजाद भारत का ये सबसे बड़ा सवाल आज इसलिए फिर से सामने आ गया है क्योंकि बीती रात मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा के लिए एक रास्ते को ही लगभग बंद कर दिया गया था। और फिर लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि फडणवीस को माफी तक मांगनी पड़ गई। लेकिन क्या इस माफी से बात खत्म हो जाएगी? क्या दोबारा ऐसा नहीं होगा? क्या देश में इस संस्कृति पर लगाम लग पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। पीडीपी ने बढ़ाई केंद्र की मुश्किलें, अब पार्टी ने की अफजल गुरु के अवशेषों की मांग। उधर मुफ्ती के कल के बयान पर लोकसभा में हुआ भारी हंगामा। अब खुलकर सामने आई आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलह। संजय सिंह ने माना पार्टी का उड़ रहा है माखौल। योगेंद्र यादव और शांति भूषण को सुनाई खरी खरी। कांग्रेस में बड़े फेरबदल का सिलसिला जारी। माकन को दिल्ली तो अशोक चौहान को महाराष्ट्र की कमान। कैप्टन के विरोध से पंजाब का ऐलान रुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ किया लंच। संसद की कैंटीन में पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने की नई शुरुआत। बेटी बचाओ की तमाम कोशिशों पर एक और तमाचा। कचरे के ढेर में मिला कन्या भ्रूण। एक बच्चे ने मोबाइल में कैद की दिल दहलाने वाली तस्वीर। कश्मीर से लेकर यूपी तक बारिश से बढ़ी ठंड। हरियाणा और पंजाब में फसलों पर दिखा असर, तो दिल्ली सहित एनसीआर में आम जनजीवन प्रभावित। आप लोग 5 मिनट भी पहले ले आते, इस बच्चे को बचाया जा सकता था। बच्चे को 5 मिनट पहुंच देर होने से हमारा बच्चा बच नहीं सका। ये एक मां की पीड़ा है जो एक बार फिर से उसे याद आ गई है, क्योंकि एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है वीआईपी कल्चर पे। आपके मुद्दे आपके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं उस वीआईपी कल्चर पर जिसका गैर कानूनी तरीके से अगर कहें फायदा उठाते हैं कुछ नेता, कुछ अफसर, लेकिन इसका नुकसान होता है 125 करोड़ की देश की बाकी आबादी को। वीवीआईपी कल्चर की वजह से लोगों के नुकसान की खबरें तो आम है, लेकिन कई बार ये जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है और जब जब ऐसा होता है तो गुस्से के साथ दर्द भी बाहर निकलता है। ऐसा बार बार हुआ भी है हमारे देश में और लंबी बहस भी इसको लेकर हुई है। इस संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए, ये सवाल भी उठे हैं। आज एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, क्या मालूम आपकी जो हम लगभग सुनाते हैं आवाज, उसका असर कहीं हो पाए। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार बाल मुकुंद जी, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मुंबई से जुड़ेंगी बीजेपी की शाइना एनसी, जिनके कार्यक्रम में कल फडणवीस गए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे पहले आपको बिना ज्यादा वक्त गंवाए हम दिखाते हैं, मिलाते हैं एक ऐसे माता पिता से जिनका आरोप है कि वो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से अपने बच्चे को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए और उनका जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। बेटा अमन जो है वो 7 साल का लगभग होने वाला था और सभी बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उसके सिर में चोट लग गई
मैं ऑफिस में थी। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे अपनी ही गाड़ी में। और रास्ते में जैसे ही वो पहुंचे थे कि उसी दिन पीएम का दौरा था, उनको जाने नहीं दिया। हस्बैंड को बोले कि नहीं, यहाँ से रास्ता बंद है, पीएम आ रहे हैं, यहाँ से आप नहीं जा सकते। फिर हस्बैंड ने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े। मेरी बेटी भी रो रही थी, बहुत रो रही थी बेटी। कह रही थी कि देखिए मेरे भाई के कान से, नाक से खून निकल रहा है और प्लीज़ आप लोग जाने दीजिए। पर वो लोगों ने जाने नहीं दिया। कहने लगे इधर से नहीं जाइए, उधर से घूम के जाइए। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग नहीं पसीजे। हस्बैंड ने बहुत कहा। बेटी ने कहा अंकल आपके पैर छू रहे हैं। चक्कर घुमा के पूरा कानपुर से घूम फिर के वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर कहने लगे कि आप लोग 5 मिनट भी पहले ले आते, इस बच्चे को बचाया जा सकता था। बच्चे को 5 मिनट देर होने से हमारा बच्चा बच नहीं सका। सबसे पहले मैं फोकस न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इस संबंध में एक पहल की है कि अमन तो चला गया हमारा, लेकिन और बच्चे और मरीज और ऐसी कोई कैजुअलिटी ना हो। मैंने 3 जुलाई 2010 को भी ये अपील की थी कि जितने वीआईपीज आते हैं और उनके लिए फ्लीट जब गुजरती है तो पूरा रोड बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया जाता है। एम्बुलेंस रास्ते में फंस जाती है, पुलिस जाने नहीं देती है। ठीक हमारे साथ यही हुआ। अमन तो चला गया, अमन ने कहा, हमने कहा मोबाइल वैन चलाई जाए, चलाई गई, लेकिन व्यवस्था आज भी जस की तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। व्यवस्था जस की तस है। इसके उलट पिछले 24 घंटे में देश की सियासत में 2 ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो तेजी से बढ़ते वीआईपी कल्चर पर करारी चोट कर रही थी। एक तस्वीर आई थी आज संसद भवन की कैंटीन में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सांसदों और मंत्रियों के साथ खाना खा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की ही, जहां शहर के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अंदर फडणवीस थे और बाहर पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ता रोक दिया था। ये कल की तस्वीर। इससे वहां हंगामा मच गया और आलोचना भी हुई कि मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें नरेंद्र मोदी देश की संसद में बैठकर लंच कर रहे हैं सांसदों के साथ। दूसरी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की। हालांकि फडणवीस ने आज बाकायदा माफी मांगी लोगों को असुविधा जो हुई उसके लिए, और जांच भी बैठाई कि दरअसल इसमें किसकी गलती है। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसको अब अंडू नहीं किया जा सकता, वो हो चुका है। एक तस्वीर संसद भवन की है, संसद भवन के कैंटीन की है, जहां प्रधानमंत्री सांसदों के साथ खाना खा रहे हैं। तो कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने बढ़ते विवाद के बाद सफाई दी कि पूरे मामले की जांच होगी और वो खुद किसी भी तरह के वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। जो इंसिडेंस हुआ उस इंसिडेंस में जब मुझे पता चला कि मेरे लिए ट्रैफिक रोका या मैं वहां पर हूं और मैं बाहर आ रहा हूं इसलिए किसी को एंट्री डिनाई की गई, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है और ये पुलिस ने ये करने की आवश्यकता नहीं थी। मूल रूप से मैंने 7 बजे वापस इंस्ट्रक्शंस दिए थे जब मुझे ये पता चला कि ट्रैफिक स्लो है, क्योंकि वहां 2 कार्यक्रम चल रहे थे। एक एनएससीआई में चल रहा था और एक कुछ रेन डांस या कोई कार्यक्रम बाजू में भी चल रहा था, वो रेस कोर्स की जगह पर। तो जब जैसे मुझे पता चला कि ट्रैफिक स्लो है तो मैंने स्वयं 6 बजे बात की थी और मैंने डीसीपी ट्रैफिक को कहा था कि भाई ट्रैफिक फास्ट कीजिए और दूसरा मैं आने वाला हूं लेकिन मेरे लिए किसी भी हालत में ट्रैफिक मत रोकिए, ये मैंने कहा था और वो मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। बावजूद उसके अगर ये रोका गया है तो ये बिल्कुल गलत है और इसलिए मैंने उसके आदेश दिए हैं। अभी जो सीपी मुंबई है वो इसके बारे में पूरा एक सब लोगों से बात करके एक रिपोर्ट मुझे देंगे और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब आवश्यकता नहीं है तब ट्रैफिक रोकने का कोई कारण नहीं है। तो मामले को तूल पकड़ता हुआ देखकर खुद मुख्यमंत्री सामने आए, सफाई दी, माफी मांगी, लेकिन क्या कुछ कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने इस विषय पे, वो भी आपको बताते हैं। सभी नागरिकों के पास सार्वजनिक सड़कों के इस्तेमाल का मौलिक अधिकार है। वो कौन सी ताकत है जो किसी खास श्रेणी को सड़क इस्तेमाल में प्राथमिकता की इजाजत देती है? सड़क यातायात में वरीयता कैसे मिल सकती है? जस्टिस जीएस सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2013 में ये बात कही थी।
एक और सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से दूसरी टिप्पणी, हमने कहां से ये संस्कृति अपना ली है, गणतंत्र में सभी कर्मचारी लोगों की सेवा के लिए, तो कुछ लोग गणमान्य, संवैधानिक और उच्च पदाधिकारी कैसे हो सकते हैं। इस तरह के पद एक गणतंत्र की भावना के लिए अभिशाप है। क्या किसी को उच्च या निम्न बताना आवश्यक है, जरूरी है? जस्टिस R.M. लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2013 को यह बात कही थी। तो समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमने जिस तरह से वो साउंड बाइट सुनाई थी उस महिला की। राजीव त्यागी जी, आप हमारे साथ हैं, शाइना कुछ ही देर में जुड़ेंगी। सतीश जी आपसे और बालमुकुंद जी आपके पास आऊं उससे पहले राजीव त्यागी जी, उस महिला की बाइट को आपने सुना, आज एक बार फिर से उसके घाव हरे हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री के मूवमेंट के दौरान हुआ था उसके बच्चे की मौत, और एक बार नहीं, हम आपको दिखाएंगे लगभग 3 घटनाएं हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उनके काफिले के वक्त हुई और लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या ये जो वीआईपी कल्चर है इसको लेकर खत्म करने की आपकी सरकार के दौरान 10 साल तक बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की, हुआ कुछ नहीं? देखिए मीना जी, मैं 2 बात कहना चाहूँगा। डेमोक्रेसी निश्चित रूप से टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होती है। निश्चित रूप से हम लोग बाग गणतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति को एक, ये कहने के लिए होता है क्या राजीव त्यागी जी? देखिए मैं जो बोल रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं हृदय से बोलता हूँ, दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि राजनीति हृदय से करनी चाहिए, दिमाग से कम करनी चाहिए। जब आप हृदय से राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हृदय में इमोशंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो कहा था आपसे कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल डेमोक्रेसी होती है, और गणतंत्र में हम लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी बात, यहाँ एक पहलू और भी है कि जब आप प्रधानमंत्री के मूवमेंट की बात करेंगे, चाहे वो आप किसी और अन्य नेता की मूवमेंट की बात करेंगे जिनको स्टेट की तरफ से Z+ कैटेगरी या और अन्य सुविधाएं दी गई हैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए, तो निश्चित रूप से उनकी सिक्योरिटी करनी तो बनती है। लेकिन रोड्स को रोक देना, रोड्स को ब्लॉक कर देना, ये निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई ना कोई इसका समाधान निकालना होगा। या तो ये समाधान हो कि चीफ मिनिस्टर, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं पूरे देश के, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जितने भी लोग बाग जिनको सिक्योरिटी कवर ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में है, वो कैसे उद्घाटन करेंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से इसका जो समाधान है सिक्योरिटी एजेंसीज को और निश्चित रूप से गृह मंत्रालय को निकालना होगा गृह मंत्रालय को। इसको लेकर बात बहुत सारी हुई थी पिछली सरकार के दौरान भी, खुद चिदम्बरम साहब के वक्त भी। मैं आपके पास आऊं वापस, मेरे साथ ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ भी, उनकी दिनचर्या में भी, उनके आसपास भी पिछले कुछ दिनों में इसी तरह की घटनाएं क्या हुई है? क्या उनको भी फेस करना पड़ता है इस तरह से वीआईपी मूवमेंट के दौरान? उनके काम कितने डिस्टर्ब होते हैं? थोड़ा सा इनसे जानकारी लेके बताइए। बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि यूपी का अगर माहौल है, यहाँ पर वीआईपीज की बात है, तो एक शेर है कि आदमी की नहीं लिबास की कीमत है, लेकिन यूपी में ऐसा लगता है आवाम की नहीं वीआईपी की कीमत है। और यहाँ के लोकतंत्र पर वीआईपी तंत्र पूरी तरह हावी है। यहाँ पर लखनऊ की अगर हम बात करें तो हर वक्त वीआईपी काफिले गुजरते रहते हैं। आम शख्स को कितनी भी जरूरत हो उसकी मूवमेंट रोक दिया जाता है और वो जिरह करता रह जाता है पुलिस वालों से, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। हमारे साथ जो लखनऊ के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस पूरे माहौल में वो अपने आप को कितना असहज महसूस करते हैं और कितना आक्रोश है। सर, एक्चुअली ये है कि वीआईपीज़ का जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा लाल बत्ती गाड़ियों के साथ फ्लीट पे चलते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है आम जनता को होती है। हम लोग खड़े रहते हैं लेकिन उनकी फ्लीट्स चलती रहती हैं, और सबसे ज़्यादा दुखद ये लगता है कोई वीआईपी, अगर वीआईपी ड्यूटी पे जा रहा है ठीक है, लेकिन वो पता चला शाम को शादी में जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो वही डेकोरम और वही पूरा ओहदा औरा बना के इस तरीके से चलते हैं जैसे एक साम्राज्यवादी व्यवस्था में बिल्कुल शासक बन के निकलते हैं। शासक बनकर निकलते हैं, आप क्या कहेंगे? वीआईपी मूवमेंट से बिल्कुल दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। जैसे वीआईपी जब गुजरते हैं तो उसमें चाहे मरीज हो चाहे और उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन बस अपने वीआईपी मूवमेंट के लिए और अपने उसके लिए बस व्यस्त फिक्र करता है। लखनऊ में और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपको क्या कहना है कि क्या वीआईपी कल्चर, कितना आप उससे सहमत हैं? सर, वीआईपी कल्चर से एकदम में कभी कभी जाम में फंस जाते हैं। पता चला बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का लेट हो गई, कई बार तो हमारी ट्रेन मिस हो चुकी है जाम के चक्कर में।
हमेशा जो वीआईपी जब देखो रोक लेते हैं, आम पब्लिक जी। खड़ी है, घंटे जी। 1.5 घंटे तक जाम लगा रहता सर। बिल्कुल जी, आम लोगों में ज्ञानेंद्र। खासी नाराजगी है, आक्रोश है। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से बहुत ही खूबसूरती से आपने शब्दों में पिरोया कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, आवाम की जगह वहां पर शासक वर्ग जो है वो किस तरह से इस वीवीआईपी कल्चर का आदी हो गया है, लेकिन क्या लोगों में रिएक्शन नहीं होता है? वहां पे कभी बातचीत नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, सत्ता बिरादरी में इसको लेकर नहीं होता है कि भाई इसको रोकने की जरूरत है, डिस्कशन कभी नहीं होता? और देखिए यहाँ पर चर्चा तो होती है, निश्चित तौर से होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते 2 दशकों में जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हुई है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खास तौर से वर्चस्व रहा है, और इन दोनों ही दलों के नेता हर कोई वाकिफ है कि वो इस तरीके से जब भी सत्ता हासिल करते हैं उसके बाद उनका जो रवैया हो जाता है वो किसी भी सूरत में एक ऐसा लोकतंत्र के शासक की तरह नहीं लगता है। वो लगता है कि चाहे मायावती हो, वो तो पूरी तरीके से, समाजवादी पार्टी में तो फिर कहा जाएगा कुछ गुंजाइश रहती है, मायावती का शासन होता है तो सड़कें तक मायावती जब गाड़ी के अंदर बैठी होती हैं, शीशे चढ़े होते हैं, लेकिन इन्हीं जो डामर की सड़कें होती हैं इन्हें धुला जाता है, इसलिए कि उनकी आंखों में उनको सूखा, अगर रोड सूखी दिखाई देगी उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ उनके आवास से लेकर एयरपोर्ट तक सड़कों पर पानी डालते हुए यहाँ पर जल निगम के लोग लगे रहते हैं, वो सड़कों को भिगोया जाता है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो शासक वर्ग हैं तो जनता शायद अपनी नियत भी मान चुकी है, इसलिए शायद आक्रोश होता है, नाराजगी होती है, लेकिन वो मुखर नहीं हो पाती है और शासकों के कानों तक शायद नहीं पहुंच पाती है। जी, वो क्यों नहीं पहुंच पाती है वो भी समझेंगे। ज्ञानेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी सहयोगी प्रांजलि ने भी जानने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि दरअसल वीवीआईपी कल्चर से किस तरह से हमारे देश के आम आदमी का जीवन बाधित होता है, वो भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीआईपी कल्चर देखना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर एक कदम पर आपको ये कल्चर ये बोलता हुआ नजर आएगा कि आम आदमी आम क्यों है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सीपी के स्टेट एंट्री रोड पर। इस बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि ये आम रास्ता नहीं है, ये सड़क आगे बंद है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सड़क केवल आम लोगों के लिए बंद है। जी हाँ, वही आम लोग जिनके वोट पर कुछ लोग खास बन जाते हैं। ये सड़क उन लोगों के लिए बंद है जो गरीब तबके से जिनका ताल्लुक है। ये सड़क उन लोगों के लिए बंद है जिनके सामने कई मुश्किलें हैं। लेकिन ये सड़क उन लोगों के लिए खुली है जिनके वोट की बदौलत वो संसद में जा पहुंचे हैं। मंत्री, नेता इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है जहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है। उस रास्ते को वो इस्तेमाल नहीं करते जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि वो वीआईपी हैं। आप सोच सकते हैं उनकी भी ट्रेन छूट सकती है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरना पड़ता है जहां जा करके हो सकता है कि आप ट्रेन ना पकड़ पाएं। लेकिन इस रोड की गारंटी है कि इस रोड से जो भी मंत्री, जो भी नेता जाएगा, चाहे 5 मिनट पहले ही क्यों ना जाए, वो ट्रेन जरूर पकड़ लेगा। लेकिन ये रास्ता, याद रखिएगा कि ये रास्ता आम नहीं है, ये रास्ता वीवीआईपी कल्चर की वजह से काफी खास हो चुका है। लोकतंत्र हम कहते हैं, लेकिन आज लोक गायब हो चुका है। शाही तंत्र हम सब पर राज कर रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, फोकस न्यूज, दिल्ली। रास्तों का बंटवारा हो गया है और इस रास्ते के बंटवारे की दरअसल जरूरत क्यों पड़ी है? सतीश जी, आपसे समझना चाहूंगी कि ये रोड का जो बोर्ड लगा हुआ है वो सब कुछ कहानी कहता है। नहीं, बिल्कुल हमारे देश की स्थिति वाकई में ऐसी है। और जो कहानी आपने अमन की बतलाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि अमन की जो हालत हुई या उसका जो हश्र हुआ, वो इस तरह की स्थिति में कई लोगों का हुआ होगा, कई बच्चों का हुआ होगा। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में 2 अलग अलग संस्कृतियां पैदा हो गई हैं, एक वीआईपी की संस्कृति और दूसरी आम आदमी की संस्कृति। एक वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो देश के शासक हैं, भले ही वो जनता के नाम पर चुन कर आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको वो समझते हैं कि ये शासित हैं, इसलिए हमें जो है इनकी तुलना में ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ हम लोग, ये जो स्थिति है ये लगातार बद से बदतर होती जा रही है। मैं आज ही एक जगह पढ़ रहा था, एक जो है अफसर ने लिखा था कि एक ज़माना ऐसा था जब केवल मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो है चीफ सेक्रेटरी, इस तरह के लोगों को इस तरह की लाल बत्ती की सुविधाएं हासिल थी जी। लेकिन जब से ये जो सिक्योरिटी बढ़ने का जमाना आ गया है, धीरे धीरे जो है ये सुविधाएं जो है वो नीचे तक पहुंचती जा रही हैं।
आज विधायक भी ये कोशिश करता है कि उसे भी किसी तरह से लाल बत्ती मिल जाए जी। तो ये स्थिति जो आ गई है कि स्थिति दिनों से दिन ज्यादा बदतर होती जा रही है। जो विधायक लोग जनता नहीं के है नाम पर चुनकर आते हैं वो उनके नाम पर ज्यादा सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं जी, लेकिन एक अनुशासन, एक लगाम लगाने की व्यवस्थागत तरीका होना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी जानते हुए भी चुप रहती है सब। हाँ नहीं, बिल्कुल चुप रहती है। जैसे मैं कल की घटना के बारे में बता दूं कि जो मुंबई में घटना हुई है, इसके बाद में मुख्यमंत्री को सिर्फ जांच कराकर संतोष नहीं करना चाहिए जी। उन्हें जांच के बाद में जो भी अधिकारी जो है दोषी पाया जाए उसे कम से कम सस्पेंड किया तब तक पानी ठंडा हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। ये अक्सर ऐसा होता है। लोग जो है उसको सीरियसली नेता लेते नहीं, या जो है एक दो दिन अखबारों में चर्चा होती है उसके बाद सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है इस स्थिति से बचने का तरीका यह है कि जो भी दोषी पाया जाए, आखिरकार लाखों लोगों को जो है इससे असुविधा होती है। मैंने कई बार देखा है कि आधा पौना घंटे तक जो है ट्रैफिक जाम रहता है इस वजह से। तो इसके लिए जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए, उसे पिन पॉइंट किया जाना चाहिए, उसके बगैर ये स्थिति दूर नहीं। बालमुकुंद जी, अभी तक ऐसी स्थिति आई क्यों नहीं? अभी तक ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी अकाउंटेबिलिटी तय हुई क्यों नहीं है? जो सवाल आपने उठाया है उसके दो पक्ष हैं। एक जो हमने फुटेज में देखा वो सड़क और रास्ते और ट्रैफिक डिस्रप्शन से संबंधित है। दूसरी बात जो आपने उठाई कि हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर क्यों है और इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। वीआईपी कल्चर हमारा जो सोशल साइकी है उसमें बसा हुआ है। हमारा जो धार्मिक संस्कार है उसमें बसा हुआ है। हम एक उच्च कोई प्रतिष्ठित मूर्ति मानते हैं और उसके नीचे दास्य भाव से उसके नीचे रहना पसंद करते हैं। हनुमान वृत्ति जो है वो हमारे भीतर होती है। राजा बहुत अच्छे घोड़े पर सवार होकर जा रहा है जी। कोई नेता लाल बत्ती लगा के जा रहा है और इसने जो यहाँ का एक सिविलियन है, एक जो आम आदमी है, उसके मन में ये बात बिठा दी है कि अगर आपको आम लोगों से अलग होना है तो आपको कुछ न कुछ इस तरह का नुस्खा अपनाना पड़ेगा, चाहे आप लाल बत्ती लगा लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह से। तो ये जो वीआईपी बनने की जो संस्कृति है ये हर जगह व्याप्त है। इसको आपकी ब्यूरोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है, इसको आपकी राजनीति प्रोटेक्ट करती है, इसको आपका समाज प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई नेता किसी चुनाव क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से उतरता है तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारे इलाके में आ रहा है और हमारा पूरा रोड जो है, हाँ बिल्कुल हेलीकॉप्टर उतरा। एक नेता, एक एमएलए अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाल बत्ती वाली गाड़ी पे चढ़ के जाता है तो वहीं के लोग वो पसंद करते हैं अच्छा और उनमें से कोई भी ये सवाल नहीं उठाता कि आप बड़े एमएलए हैं, उनके पास होने का, उनके करीबी होने का एहसास कराता है। आप एमएलए हैं, आपको लाल बत्ती अलाउड नहीं है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी गर्वान्वित महसूस करती है। तो ये दो तरफा है। सिर्फ सारा दोष हम उन्हीं को नहीं दे सकते, हमारे रग-रग में, हमारे संस्कृति में है। बिल्कुल, हरियाणा में हम आपको दिखाते हैं क्योंकि दरअसल जो आप कह रहे हैं बालमुकुंद जी, उसकी हकीकत है ये तस्वीर हरियाणा की जो हम दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी सड़क है जिस पर नोटिस लगे हुए हैं। नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ कि एक सड़क को किस तरह दो हिस्सों में बांट दिया गया, ये आप देखिएगा। और इस पर किस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि खास झंडे और लाल बत्ती वाले जो वाहन हैं वो ही इस पे आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे आएंगे तो चालान कर दिया जाएगा। ये देखिए, आदेशानुसार पुलिस महानिदेशक तक लिखा हुआ है। साधारण लोग दूसरे रास्ते पर ही चल सकते हैं। बिल्कुल, क्या आप इस पे मेरी टिप्पणी चाहेंगे? जी बिल्कुल 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 चाहेंगे। जो व्यवहारिक इंतजाम होता है उसमें कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस इंतजाम की सीमा ये है कि जो इंतजाम करता लोग हैं या जिन्होंने भी ये बोर्ड लगाया, उनका एकमात्र मकसद या उनको जो टास्क दिया जाता है या उनको जो काम जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसका एकमात्र वो लक्ष्य ये होता है कि हम आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी। तो इसलिए ये रास्ता हमने ऐसे कर दिया जी। लेकिन उसमें उनके काम में ये नहीं जोड़ा जाता कि इसके पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि दूसरे आने वाले लोगों को असुविधा नहीं हो। जी।
अगर प्रधानमंत्री आ रहा है या मुख्यमंत्री जा रहा है तो उसकी सुरक्षा करना और रास्ते में उसको बिल्कुल क्लियर पैसेज देना, ये आपके काम का हिस्सा होता है। तो सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है वो सिर्फ इतना सुनिश्चित करने के बाद बच जाता है, उसका दायित्व पूरा हो जाता है जी। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, द सिक्योरिटी इज नॉट ओवर। ये आपका सिर्फ इतना काम नहीं है, आपका काम ये है कि आप पहले ये देखें कि किसी और को असुविधा नहीं हो, इसके बाद ये सुनिश्चित करें कि और सुरक्षित जो वीआईपी है वो बाहर जाए जी। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी की नेता। शाइना, कल के पूरे कार्यक्रम की तैयारी आप लंबे समय से कर रही थी, ऐसा कैसे गफलत हुई इतनी? देखिए, सबसे पहले प्लीज समझ लीजिए कि ये कॉज जो है बहुत ही बेहतरीन है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए। ये तो हमने इसमें तो कोई आपत्ति दिखाई नहीं है। शाइना, वीआईपी कल्चर के लिए सीमित करें। एक सेकंड आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अभी आई हूँ आपके डिबेट में, मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए। जो हम चाहते थे कि सिर्फ वीआईपी कल्चर तक सीमित हो तो शायद थोड़े गिने चुने लोग को बुलाते हैं, लेकिन हमने 10,000 लोग को बुलाए, मुंबई के हर व्यक्ति, हर दर्ज और हर तबके के लोग, ताकि उनको पता चले इस कॉज के बारे में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए और इस मुहिम को चलाने के लिए। इसमें हमने स्वाभाविक रूप से सवाल तो ये है कि बाहर हंगामा होता रहा, अंदर मुख्यमंत्री रहे, आप भी थे, बीजेपी के नेता भी थे, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, किसी को एहसास नहीं हुआ, लोग चिल्लाते रहे और आप लोगों की पूरी मशीनरी सोती रही। सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? मीना जी, आप 1 मिनट का समय दीजिए बिना इंटरप्शन, ताकि मैं मेरा पक्ष रख सकूं। हाँ, ज़रूर जो बाहर हुआ गलत हुआ और हम माफ़ी मांगते हैं। जो हमारे वजह से हुआ, हमारे वजह से नहीं हुआ, वो दूसरी बात है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल हो या 10 हो या 100 हो, जो मुंबईकर को दिक्कत हुई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से हम अपना फ़र्ज़ निभाएं और पहले अपनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने लगातार ना सिर्फ ट्विटर पे, उन्होंने बयान भी दिया है कि हाँ, ज़रूर एक इन्वेस्टिगेशन और जांच होगी जहां पता चलेगा कि क्या था असली मुद्दा, क्या ये एक ऑपोजिशन ग्रुप था या ये एक क्लब के मेंबर्स थे या कौन थे। और मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अंदर थी और कार्यक्रम चालू था और हमें पता तक नहीं था। अफसोस की बात यह है कि जब ऐसा मुद्दा होता है तो तुरंत हम we jumped the gun and we have assumed कि ये VIP कल्चर है। इस वजह से बहुत अच्छी बात है शाइना, बाजू में बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप माफी मांग रही हैं, आपको एहसास है, आपकी सरकार को भी एहसास है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। लेकिन क्या आपको इल्म है इस बात का, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपकी सरकार आने के बाद शरद पवार मुंबई से पुणे जा रहे थे और जाते वक्त उनके लिए रॉन्ग साइड से रास्ता बनाया गया क्योंकि उन्हें ट्रैफिक इतना था कि उन्हें परेशानी हो रही थी? आपको जानकारी है? मीना जी, मैं मेरे कार्यक्रम के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जरूर बोलना चाहती हूँ कि आपकी सरकार के बारे में भी तो आपको बात करनी पड़ेगी ना शाइना। किसी को शाइना, सरकार आपके आने के बाद हुआ है, शरद पवार के लिए हुआ है, आप वीवीआई कल्चर का विरोध कर रही हैं। आपकी सरकार अगर इस बात को स्वीकार नहीं करती है तो शरद पवार के लिए ऐसा क्यों हुआ? तो हमारी सरकार जांच क्यों कर रही है, हमारी सरकार माफी क्यों मांग रही है? बिल्कुल ठीक है। तो उस विषय पे कोई जांच बैठाई गई शाइना? उस विषय पे कोई जांच बैठाई गई? उस विषय पे कोई जांच बैठाई गई अब तक? स्वाभाविक रूप से जो आपके जानकारी के माध्यम से पता चलता है तो जांच जरूर होगी। 2 महीने बाद हमारी जानकारी के माध्यम से पता क्या चलता है वो इस वजह से था जब बनाई इसलिए जाती है कि मामले को दफना दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कमेटियों का और जांच का कुल मिलाकर एक ही मतलब होता है। नहीं, शरद पवार जी को बोलिए। वो एक एक्सीडेंट में घायल हुए थे बुरी तरह से दिल्ली में, और उनको बाय मोबाइल एम्बुलेंस चार्टर किया गया था मुंबई। शायद इस वजह हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं, तो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से और फोकस न्यूज़ के माध्यम से एम्बुलेंस तो नहीं, और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं
मुंबई से पुणे जाने की बात हो रही है ये शायना, और पूरे रास्ते को रोक दिया गया था। मैं उम्मीद करूंगी कि कम से कम आप अब अपनी सरकार से पूछेंगी कि क्या उस पर भी कोई जांच बैठाई गई है। लेकिन राजीव त्यागी जी, आपको भी जानकारी है, आपकी कांग्रेस वहां विपक्ष में है, आपने कहीं कुछ पता करने की कोशिश की कि दरअसल क्यों होता है, या फिर जिस तरह से बाल मुकुंद जी कह रहे थे कि हम सबको अच्छा लगता है, हमारे आसपास के लोग, चाहे वो विरोधी पार्टी के भी हो, हमारे मित्र तो हैं, सारे राजनीतिक दलों के लोग, अच्छा लगता है, शादियां होती हैं बाकायदा, शादियों में पूरे के पूरे रोड रोक दी जाते हैं क्योंकि वीवीआईपी लोग आते हैं, आसपास की पूरा माहौल, पूरे आसपास के लोग बाधित होते हैं, उनका जीवन। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ बीना जी। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम लोगों को इस कल्चर से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि करीब करीब 90% लोग बाग इस कल्चर से लिप्त हैं, राजनीतिक लोग बाग, जिसकी जो एक चिंता का विषय है। आपको इस बात की जानकारी है क्या, महाराष्ट्र की जिस शरद पवार की मैं घटना की बात कर रही हूँ कि देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांग ली, शायना एनसी भी माफी मांग रही है कि चलिए कल जो कुछ हुआ उसकी हम जांच करेंगे। जांच में क्या होगा, कब होगा, वो तो अगर वाकई में इतनी गंभीर है तो अब तक तो 24 घंटे हो चुके हैं, पता चल जाना चाहिए। शायना से वो भी पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि आपको जानकारी है इस बात की राजीव त्यागी जी? नहीं, देखिए, मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन टिप्पणी मैं उसके बाद भी कर देता हूं। आप टिप्पणी चाहते हैं मेरी बहस में, तो मैं टिप्पणी कर देता हूं इस पे। और मैं निश्चित रूप से एक बात बहुत साफ गोई से कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत विद्वान पत्रकार बैठे हैं, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये भी है कि हम लोग बाग निश्चित रूप से गृह मंत्रालय किसी को सिक्योरिटी देता है और हमारा देश आतंकवाद से ग्रस्त भी है। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय तो है ही आतंकवाद को लेकर के। बहुत सारे नेताओं की जान, हमारे नेताओं की जान जा भी चुकी है, और जो देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी जिसको आप पूर्ण नहीं कर सकते, जिन नेताओं की जान गई। आपने बेन सिंह जी की हत्या भी देखी होगी, बेन सिंह की हत्या पंजाब में की गई, इंदिरा जी की हत्या की गई, राजीव जी की हत्या की गई, अन्य बहुत सारे नेता भी, अभी नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी करीब करीब 36 कांग्रेस के नेताओं की। तो निश्चित रूप से देखिए, जब ऐसी समस्या होती हैं और जब आपको एक विशेष रूप से गृह मंत्रालय की तरफ से आपको सिक्योरिटी थ्रेट देखते हुए आपको सिक्योरिटी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी आपको फ्रीनेस मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि लेकिन पॉम्प एंड शो के लिए आप सिक्योरिटी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इस बात के लिए सिक्योरिटी इस्तेमाल करेंगे कि आप वीआईपी हैं। हाँ, इस बात को जरूर होना चाहिए, कानून जरूर, ये जो है कानून है ऑलरेडी हमारे देश में कि लाल बत्ती कौन कौन लोग बाग लगा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि किसी भी विधायक को, किसी भी जो व्यक्ति लाल बत्ती के लायक नहीं है, उनको लाल बत्ती नहीं लगानी चाहिए। ये तो मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कानून में लिखा हुआ है। देखिए मीना जी, चाहने और नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना राजीव त्यागी जी। सवाल तो ये राजीव त्यागी जी कि मुलायम सिंह के पोते की दिल्ली के अशोका होटल में शादी होती है, 3 घंटे तक आम आदमी सड़कों पर इधर से उधर घूमता है क्योंकि रास्ता वहां से डाइवर्ट कर दिया जाता है, पूरे देश की राजनीतिक बिरादरी वहां पे पहुंचती है। बाल मुकुंद जी, आप कुछ बोल रहे थे? ये एक सेंटेंस कहना चाहूंगा मीना जी, देखिए मैं इस पे जवाब दे दूं। ये अच्छा नहीं होगा कि आप सवाल करें। बताइए राजीव जी। आपने कहा, अभी एक शादी का जिक्र किया आपने, मैंने कहा आपको कि हम लोगों को जो पॉलिटिकल लोग बाग हैं उनको पॉम्प एंड शो से बचना चाहिए। हमको इलीट क्लास में नहीं पहुंचना चाहिए कि हम इलीट है साहब इसलिए हमारी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो समझ में आता है कि आपको क्या नाम उसका, आपको कुछ विशेष सुविधा मिल सकती है, लेकिन जिस शादी का आप जिक्र कर रहे हैं उस शादी में बहुत सारे देश के नेता गए, इवन प्राइम मिनिस्टर गए, इवन और सारे नेता गए। तो अब प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं रूट पे जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो चिंता, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें हो सकती है, इसमें कहीं को दरानी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर को खुलेआम आप रोड पे भेज दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बाग चारों तरफ से करीब करीब बहुत सारी डिस्टर्ब स्टेट से घिरे हुए हैं। आतंकवाद एक मुद्दा है। राजीव त्यागी जी, भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया में जब वहां पर मेलबर्न में गवर्नर वहां के लंच दे रहे थे और साथ ही मीटिंग हो रही थी, बाकायदा वहां के प्रेसिडेंट थे जब वहां पे मेलबर्न स्टेडियम के बाहर 500 मीटर की दूरी पे, मौका मिला था मुझे उसको कवर करने का, 500 मीटर की दूरी पे पूरा जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वहां पर वॉक कर रहे थे। इवनिंग की वॉक का टाइम था, वहां पे वॉक हो रही थी, बाकायदा लोग अपना जो दिन का शेड्यूल है उसको उसी तरह से जारी रखते हुए। रोड के पास में एक पार्क है, उसमें वॉकिंग रोज करते हैं लोग बाग, हमारे यहाँ भी। देखिए मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर से कहा, मैं ऐसा व्यक्ति जो स्वीकार करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए मीना जी। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बराबर में जो पार्क है उसमें वॉकिंग नहीं होती? वॉक नहीं करते लोग, वॉक करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं। लेकिन देखिए, एक जो अगर आपको गृह मंत्रालय ने कोई सिक्योरिटी दी है तो आपके कुछ ना कुछ प्रोग्रेटिव हैं। वो सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को नहीं दी, आपने गृह मंत्री को अगर सिक्योरिटी दी तो गृह मंत्री को सिक्योरिटी दी देश के, आपने किसी चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी, चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी आपने।
मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल व्यक्ति के अपने हाथ में है कि वो जीवन किस तरह से जीना चाहता है। क्या वो जीवन बहुत पंप एंड शो में जीना चाहता है या सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता है, ये उसके व्यक्ति विशेष पर डिपेंड बहुत करता है। और जो एक पत्रकार विद्वान व्यक्ति ने एक प्रतिक्रिया की थी कि हमारे यहाँ एक जो है ना एक एक्सेप्टेंस है इस चीज का, उस एक्सेप्टेंस को धीरे धीरे जाते जाते समय लगेगा और ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे खत्म होगी। अच्छे लोग बाग राजनीति में जो पंप एंड शो नहीं करेंगे, उनकी जिस दिन रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगी और जो लुम्पन एलिमेंट्स राजनीति में आ गए उनकी रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगी, तो राजनीति स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। मेरा सवाल दूसरा है जी। मेरा इम्प्रेशन या मेरी एनालिसिस ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट है या ये कहना कि हम जांच कर रहे हैं, हमने कमीशन बैठा दिया है, या ये कहना कि हमें जानकारी नहीं थी, ये सारे पॉलिटिकल लीपापोती वाले स्टेटमेंट हैं। बेसिक परसेप्शन में फर्क आना चाहिए कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा ही सिक्योरिटी का टोटल टारगेट या टोटल लक्ष्य सिर्फ नहीं हो सकता। आप एक डेमोक्रेसी में, एक देश में बहुत सारी जनता के बीच में किसी को सिक्योरिटी मुहैया करा रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी उल्टी शुरू होनी चाहिए कि इतने लोगों को बिना कोई असुविधा दिए हम सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात। नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या जांच बैठा दी गई, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, क्या आज तक सिक्योरिटी एजेंसी को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन शीट जारी किया गया है कि आप ध्यान रखें पीएम का मूवमेंट होगा लेकिन किसी को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ट्रैफिक का मूवमेंट ऐसे बरकरार रखा जाए। आप एस्केप रूट दूसरा निकाल सकते हैं, आप दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं। मेट्रो की खुदाई होती है तो जो उनके रूट्स होते हैं, जो मार्ग परिवर्तन होता है, उसके लिए जगह जगह नोटिस लगा रहता है कि आप इस मार्ग से जाइए, ठीक है। लेकिन दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुदाई कराती है तो वो नहीं लगाती है। ये कल्चर है जी। ये सोच का मुद्दा है। हमारी सोच में ही नहीं आता है। आप कहीं भी किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी चीज की सिक्योरिटी के लिए जाइए, वहां पर आप किसी भी बड़े अधिकारी से जो पुलिस का तैनात है उनसे बात कीजिए, वो आपको ये बताएंगे कि यहां नहीं जाना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि फिर किधर से जाना है जी, या अगर आपको विलंब हो रहा है तो हम आपको क्या क्या छूट दे सकते हैं। सतीश जी, तो ये हमारी सिक्योरिटी में कल्चर क्यों नहीं है, ये सोच में क्यों नहीं ये बेहतर बात कही। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नेता जो हैं उनका दिमाग और सोच बड़ी सामंती है। कई देशों में के बारे में अभी पता चलता है कि वहां के प्रधानमंत्री भी जो है सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, बसों में सफर करते हैं। मैं आज जो है वीआईपी के मुद्दे पर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस पढ़ रहा था, तो वहां एक वकील ने कहा कि देखिए, मैंने भारत के एक राज्य में देखा कि मुख्यमंत्री के काफिले के साथ में 35 गाड़ियां थी जी। बताइए 35 गाड़ियां होने का क्या दुख है? इससे न तो आपकी सुरक्षा में कोई मदद मिलती है, न आपका आना जाना सुभर हो पाता है, पर हम लोगों को ये आदत पड़ गई है कि हम दिखाएं कि हम बाकी लोगों से अलग हैं जी। हम लोगों को ये बताएं कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के शासक हैं। उसने इसी समय कहा था कि जबकि ब्रिटेन में कई बार जो है वो प्रधानमंत्री ट्रेन में सफर करता है और सामान्य लोग उसको बैठने के लिए जगह भी नहीं देते हैं अगर जो है भरी रहती है तो ये जो मेंटलिटी है अपने आप को अलग दिखाने की, शायद इस वजह से लोगों में ये माहौल पहुंचता है। इसी वजह से अफसरों में और पुलिस में भी ये संदेश जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री या हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री अलग है और इसके लिए अलग इंतजाम करना चाहिए जी। मुझे लगता है अगर कई बार मुख्यमंत्री ही अगर फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद में अगर दिल्ली में बंबई में यूं ही घूमे तो शायद इस तरह का संदेश पुलिस में भी जाएगा कि जो है वो मुख्यमंत्री खास नहीं है, ये भी सामान्य आदमी है। आखिरकार मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या था जी। तो ये चीज अपने इसमें ये बना कर रखें तो शायद समस्या राजीव जी कितना मतलब ये नेताओं के कितना बड़ा संतुष्टि का कारण होता है कि हम थोड़े अलग हैं, हम जब चलते हैं तो रास्ता पूरा रोक दिया जाता है हमारे लिए, और उस संतुष्टि में वो कौन सा प्लेजर है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चलते आप दूसरों का मतलब पूरा रास्ता ही, पूरा जीवन ही रोक देते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल आदमी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है और वो निश्चित रूप से
एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन जी करके उस मुकाम तक पहुंचता है जैसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना। मेरा फिर भी इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को निश्चित रूप से इस फॉल्स ईगो से बचना चाहिए, पॉलिटिकल ईगो को जी। लेकिन जो अभी विद्वान वक्ता कह रहे थे उसके साथ कि ब्रिटेन में ऐसा होता है, लेकिन ओबामा की अगर आप देखेंगे तो ओबामा की सिक्योरिटी अपनी खुद चलती है और अपनी गाड़ी में भी वो अपने आप बैठते हैं और किसी और की गाड़ी में नहीं बैठते जी। तो ऐसी चीज देखिए, जब सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं और चारों तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है तो आपको सिक्योरिटी तो अपने प्राइम मिनिस्टर को अक्रॉस दी पार्टी लाइन अपने चीफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनकी बात को छोड़ भी दें तब भी तो पूरी दुनिया, हमारे यहाँ तो हर गली में हाँ, ये चिंता का विषय है मीना जी, ये चिंता का विषय है। देखिए पता क्या सिक्योरिटी जो है, बिल्कुल, तो ये कौन सा विशेषाधिकार? सिक्योरिटी अगर स्टेटस सिंबल बन जाए तो चिंता का विषय है। कॉलर है राजीव कौशिक दिल्ली से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजीव कौशिक जी बताइए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक को आजकल छोटे से इंसान को भी गाड़ी नसीब हो गई है, पैसे का खुमार हो जाता है, कोई दिल्ली पुलिस का बोर्ड लगा लेता है पीछे, हाई कोर्ट, एडवोकेट का बोर्ड, सब अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। एक वीआईपी कल्चर उनका थोड़ा अलग हो गए हैं नॉर्मल पब्लिक से। लेकिन रास्ते में जब वीआईपी लोगों को एक्सेप्ट पीएम और प्रेसिडेंट के अलावा भी कई लोगों को जैसे आर्मी के ऑफिसर्स भी जाते हैं तो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं कि पब्लिक को परेशानी ना हो। इवन दो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जाता आजकल, बिल्कुल। तो बड़ा महसूस होता है वहां पर हम लोगों को कि वाई वी आर इन द इंडिया, हम इंडिया में क्यों हैं जब हम लोगों को नीचा समझा जाता है यहाँ पर, बिल्कुल। इवन दो नॉट ऑन द रोड्स नाउडेज एट रिलीजियस प्लेसेस पे भी वीआईपी लोगों की अलग से टिकट है, अलग से एंट्रीज होती है, बाकी की पब्लिक वेट करती रहती है। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, बिल्कुल। सोच को बदलना पड़ेगा, बदलने की बात सभी कह रहे हैं कि नहीं बदलने की जरूरत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? होता तो ये है कि रेणुका चौधरी शॉपिंग करने चली जाती हैं बोर्डिंग पास इशू करवाने के बाद और फ्लाइट 20 मिनट तक लेट होती हैं, जबकि वो आज सरकार उनकी नहीं है। लेकिन जो अफसर हैं वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उनको भी मालूम है कि रेणुका चौधरी राजनीतिक हस्ती हैं और उनका किस तरह से ध्यान रखना है। सतीश जी, ये जो पूरी मशीनरी है वो भी इसी तरह से रिएक्ट करती है, उसको भी पता है कि क्या करना है। हाँ नहीं, देखिए इस बारे में तो बाकायदा निर्देश जारी किए गए थे कि एयरलाइंस में भी एमपीज को थोड़ी विशेष सुविधाएं दी जाएं। जी। बाद में जब प्राइवेट एयरलाइंस ने इस मुद्दे की खिलाफत की तब भी ये कहा गया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस तो इसमें इसका पालन कर सकते हैं। तो ये तो फरमान सरकार की तरफ से आया था, अजीत सिंह की तरफ से आया था जी। और उस समय इस पर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। पर हमारे यहाँ जो है वो सत्ता वर्ग इस तरह की किसी, देखिए हम लोग अक्सर तर्क में क्या ले आते हैं कि प्रधानमंत्री की को कैसे ये करें, राष्ट्रपति के लिए कैसे करें। देखिए दो चार आप अपवाद छोड़ सकते हैं, पर ये तो नहीं हो सकता है कि हर राज्य का मंत्री, हर राज्य का पार्षद ये भी इस तरह के विशेषाधिकारों का उपयोग करके ये जो वीआईपी संस्कृति को नीचे तक पहुंचा दें, इसे तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। जी, किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। हरप्रीत पंजाब से एक कॉलर है हमारे साथ, उनको सुनते हैं, उसके बाद पंजाब की भी 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हरप्रीत बताइए। हाँ जी मैम, बड़ी मेहरबानी जी। मैं तो ये कहता था, हम तो जैसे स्टेट में रह रहे हैं पंजाब में, हमारे तो बहुत ही ज्यादा काम खराब है ना। वीआईपी सिक्योरिटी, हर बंदा ही वीआईपी है यहाँ पंजाब में। और कल हम अमृतसर में से, हमारा बहुत बड़ा फंक्शन था रोटरी का, वहाँ जनरल चेंजेस अपने विक्रम सिंह पे, और अमृतसर से जो राधा स्वामियों के सत्संग से निकलते हैं कम से कम 2-3 लाख आदमी 2-3 बजे के बाद, हम 20 गांव से घूम के आए हैं जलंधर के लिए। 6 घंटे में हमने 100 किलोमीटर सफर किया। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाते हैं आपके ही राज्य की तस्वीर, पंजाब से, जहां सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल के नेता और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, परिवार की बहू और केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल और उनके भाई अभी भी, और पंजाब सरकार के मंत्री विक्रमजीत मजीठिया एयरपोर्ट में सीधे विमान तक अपनी कार ले जाते हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि किस तरह से अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा से समझौता हो रहा है। तो पंजाब की इस तस्वीर पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से महाराष्ट्र चलते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी बहस शुरू हुई है। कल शाम जो कुछ हुआ उसके बाद में शाइना एनसी कह रही है कि जांच होगी, जांच में सामने आएगा। जवाहर मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं कुछ लोगों के साथ, क्या उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जवाहर जो कल परेशान हुए थे क्लब में जहां कार्यक्रम चल रहा था, क्लब के मेंबर्स को हिस्सा लेने नहीं दिया गया था अंदर?
जवाहर के पास वापस जाएं और उससे पहले सतीश जी, आप जो सुन रहे थे और पंजाब की तस्वीर जो देख रहे थे। नहीं, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। कोई सरकार या जो है वहाँ की एयरपोर्ट की अथॉरिटी इसको कैसे अलाउ करती है, ये तो समझ से परे है। और दरअसल मुझे लगता है देश में ये बहुत जरूरी है कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इससे नीचे तक लागू किया जाना चाहिए। शाइना, क्या कारण है, बता सकती हैं? आपकी सहयोगी पार्टी है, दरअसल ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ और ये मैं सवाल तो शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की बात कर रही हूँ, पंजाब की बात कर रही हूँ शाइना। आई नो, लेकिन आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। मुझे प्लीज पहले महाराष्ट्र का मुद्दा खत्म करने दीजिए, मैं आ रही हूँ पंजाब के प्रति। जी देखिए, हमारे पार्टी में बहुत सारे उदाहरण हैं जो सादगी के प्रतीक हैं। उसमें सर्वप्रथम नाम लेना चाहूंगी तो मनोहर पर्रिकर जी का। तो वो तो अच्छी बात है, उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना शाइना। जो अच्छा कर रहे हैं वो तो वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं उनकी ड्यूटी है उसको करना। देवेंद्र फडणवीस को आप ये, मीना जी एक सेकंड का समय दीजिए, मैं शांत बैठ के सबकी प्रतिक्रिया मैंने सुन ली। मुझे सिर्फ कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी जैसे एक युवा नेता जिनमें घमंड की बू तक नहीं है, उन्होंने कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं दिए हैं उनके शासनकाल में और इसके पहले भी। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मैं मानती हूँ कि हाँ, स्वाभाविक रूप से कल के मुद्दे से किसी को आपत्ति हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप ये टैगलाइन दे कि ये वीवीआईपी से मुक्ति कब देंगे या उन्होंने क्या गलत किया। प्लीज बी अ लिटिल रैशनल एंड चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लीडर दैट यू आर कोटिंग ऑन। अभी आपने सवाल पूछा शिरोमणि अकाली दल के ऊपर। देखिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया स्पष्ट करना चाहती हूँ। वी आर अगेंस्ट ऑस्टेंटेशियस वेज, we are against VVIP culture and we are against any kind of unnecessary show of strength। प्रधानमंत्री जी हो या फिर हमारे नेतागण हैं, उन्होंने बार बार ये कहा। ठीक है शाइना, मैं आती हूँ आपके पास। शाइना, मैं आती हूँ वापस आपके पास। करतार सिंह पंजाब से एक कॉलर है मेरे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी आपके पास भी आती हूँ। करतार सिंह, जल्दी से बताइए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। करतार सिंह जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप, बताइए जल्दी से। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। मैं नमस्ते। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम ये शुरू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए। दूसरा है मैडम जी, है कि मैं खुद पंजाब पुलिस में हूँ और ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई वीआईपी आता है तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटे तक हम ट्रैफिक जाम कर देते हैं, चाहे उसमें कोई किसी भी तरह की किसी भी आदमी को कोई भी कोई प्रॉब्लम हो, हम उसको गुजरने नहीं देते। जब ये वोट लेने आते हैं तो लोगों के घरों तक जाते हैं, लोगों के उस पर क्यों नहीं सिक्योरिटी का ख्याल रखते कि हम सिक्योरिटी हम नहीं जाएंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। तब तो बिना सिक्योरिटी के बिना रोक टोके हर घर चले जाते हैं। जब किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो फिर सब कुछ आम आदमी के लिए दूर हो जाते हैं इसके लिए। जी सतीश जी, आपने सुना इनको? हाँ, नहीं मैं पूरी तरह से उनकी बात समझ नहीं पाया शायद थोड़ा जी। पर देखिए, ये बातें तो हमें कभी न कभी इनके बारे में तय करना पड़ेगा। और मुझे एक घटना अभी तक याद आती है कि वो पाकिस्तान की घटना है जहां पर रहमान मलिक जो है वो 2 घंटे लेट आए थे और जब वो चढ़े हवाई जहाज पर तो वहां पर लोगों ने उनसे कहा गेट आउट। जी, आपकी वजह से हम तब तक इंतजार कर रहे हैं। जी, हम लोग सारे लोगों को परेशानी हो रही है और आप इतनी लेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार जो है लोगों को इस तरह की घटनाओं को लेकर अपना प्रतिरोध व्यक्त कराना चाहिए। इसके बगैर उनको भी समझ में नहीं आएगा नेताओं को कि वो क्या कर रहे हैं। जुड़ गए हैं बम्बई जैसे शहर में तो कितना मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। वहां अगर आधा घंटा ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाए तो जो है लोगों की मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कई बार लोगों को प्रतिरोध करना चाहिए
और मुझे लगता ये भी कल यही हुआ, लोगों ने प्रतिरोध किया, इसीलिए मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। अब बाकायदा सामने आकर जवाहर, आपके साथ अगर कुछ लोग हैं जो कल वहां पर कार्यक्रम में थे, तो उनसे बात करके बताइए कि दरअसल कितनी परेशानी उनको हुई थी। हाँ मीना, जैसे हम लोग यहाँ पे अब NSCI के बाहर खड़े, यहाँ पे जो कई मेंबर्स है, इसमें से कई लोग कल जब यहाँ पे ये हादसा हुआ तब यहाँ पे सब लोग मौजूद थे। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से पूछते हैं कि कल क्या हुआ एग्जैक्टली। सर ये बताइए, कल यहाँ पर क्या हुआ, शाम को किस प्रकार की तकलीफें यहाँ के मेंबर्स को सहना पड़ा? हुआ क्या, हम अपने फैमिली के साथ में डिनर के लिए आए थे, बाहर गेट पे आए, 2.5 घंटा ट्रैफिक पार करने के बाद, तूफान के बाद हम यहाँ पे आए तो पता लगा भाई पुलिस बोल रही है गेट बंद है। बोले क्यों गेट बंद है? बोले पार्किंग अंदर फुल हो गई है। अंदर आके देखा पार्किंग थी। बोले नहीं, मैनेजमेंट ने बोला गेट बंद करो। मैनेजमेंट का कोई बंदा तो मिला नहीं मेरे को जिसने कहा होगा भाई गेट बंद करो। तो पुलिस की शायद अपनी मर्जी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से CM को एग्जिट करना था, पर वो एग्जिट के चक्कर में 1.5 घंटा हमको भी लाइन में खड़ा करवा दिया। वी वांटेड टू प्रोटेस्ट विद द CM, इसलिए आ गया है। पर उस चक्कर में हमको ये नतीजा हुआ कि हमको गाड़ी में डाल के बंडल करके पुलिस स्टेशन ले गए। 2 घंटा वहां बैठे रहे। माय गॉड, शाइना आप सुन रही हैं? टीम आई तो जाके हमारा छुटकारा हुआ। शाइना, अब तक पुलिस वाले पुलिस तो एक अत्याचारी, 2 तीन हो गए हमारे पे। तो शाइना, माफी से काम चल जाएगा उन पुलिस वालों के खिलाफ? अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और आपको लगता है कि नहीं, आपकी सरकार बहुत संवेदनशील है, आप मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रही हैं। 2 घंटे इन लोगों को वहां ले जाके पुलिस थाने में बैठाया गया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी एक बयान दिया है एक अन्य चैनल को, जहां उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर ने गलत इस्तेमाल किया उनके बल का, तो फिर स्वाभाविक रूप से उनके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। रही बात मीना जी, मैं सिर्फ एक संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जब आप ये फुटेज देखते हैं तो बहुत बार ऐसे बीप 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 चलता है। तो क्या हमने कुछ गलत किया, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर कुछ बैड लैंग्वेज इस्तेमाल किया हमारे पुलिस फोर्स के प्रति? तो ये भी सोचने लायक है। मैं 1 मिनट के लिए नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन एग्रीवेशन किस ढंग का हुआ और किसने क्या कहा, इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आपको जांच के बारे में पता नहीं चलता है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे, तब तक आप कैसे एक जजमेंट पे पहुंच सकते हैं कि पुलिस गलत थी या फिर बाहर के लोग गलत थे, या फिर हमारे कार्यक्रम के वजह से जो माफी हमें मांगनी चाहिए थी हमने स्वाभाविक रूप से माफी मांगी है, लेकिन जो ये दिक्कत हुई है तो ये दोबारा ना हो, उसके प्रति हम कौन से ऐसे प्रावधान ले सकते हैं? ना सिर्फ एक कार्यक्रम में, ऐसे 100 कार्यक्रम हो सकते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, जिसके प्रति हमें संवेदनशीलता के साथ आम जनता की राय, सोच के साथ ये देखना है कि उनको दिक्कत ना हो। जी बनी रहिए शाइना। बाल मुकुंद जी। हाँ, शाइना जी ने बहुत शांति से जवाब दिया और बहुत अप्रभावित, विचलित नहीं हुई। वो मैच्योर हो चुकी हैं राजनीति में। मुंबई में अकेली महिला है जो बीजेपी का चेहरा है। हाँ। लेकिन किसी घटना की जांच होगी, सारे पहलू सामने आएंगे और उसके बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे या उसके बाद ही कोई राय बनाएंगे, ये उसका एक पक्ष है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि इस तरह की असुविधा हो सकती है, इस तरह से जाम लग सकता है, इस तरह से लोगों को परेशानी हो सकती है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या अभी तक इतने महीनों में, इतने दिनों में, इतने सालों में किसी को ये सूझा नहीं कि इस तरह की असुविधा हो सकती है? पार्टी में किसी को नहीं सूझा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों को, अधिकारियों को, किसी को नहीं सूझा कि इस तरह की असुविधा हो सकती है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए पहले से ही कि ऐसे मौके नहीं आए या ऐसा कोई संकट नहीं खड़ा हो जाए। क्या ऐसा भी कभी किया गया है? इसकी कोई रिपोर्ट, कोई सलाह, कोई दस्तावेज, कोई निर्णय, कोई फैसला? दूसरी बात जो आपने कहा, ये पार्टी के, यही मैंने कहा कि ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसे लगते हैं जो सिर्फ उस समय की बहस को खारिज कर देते हैं या उससे निकट जाते हैं। आपने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा इसका विरोध करती है,
आपके बहुत सारे एमएलए और जिला स्तर के पार्टी अधिकारियों को मैं जानता हूं, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मेरा कोई, जो लाल बत्ती लगा के घूमते हैं जी। तो ये अच्छा सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, ये मैं दूसरी पार्टियों में भी देखता हूं। तो इसको रोकने के लिए क्या किसी, जबकि आपकी पार्टी सदाचार की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, क्या कभी इसके लिए मुहिम चलाई गई? जी राजीव जी आपके पास आना चाहती थी। सतीश जी वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप। हाँ नहीं, बस एक ही बात कह रहा हूँ कि शरद पवार को विशेष सुविधा देना बम्बई पूना रोड पर, ये बतलाता है कि इस पार्टी को वीआईपी कल्चर पसंद है, वो उसे अपनाती रहती है। भले ही कभी कोई घटना हो जाए तो वो उसके लिए माफी भले ही मांग ले, लेकिन वीआईपी कल्चर को साथ लेकर विकल्प नहीं था इसके अलावा। जिस तरह से हंगामा हुआ था, रिएक्शन हुआ था लोगों का। राजीव जी बहुत संक्षेप में सर। चाहूंगा कि पॉलिटिकल लोगों को निश्चित रूप से अतिवाद से बचना चाहिए जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा था, जब ओथ ली थी, कि किसी को मेरी वजह से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी ब्लॉकेज है। मैं जानता हूं ब्लॉकेज होंगे, ब्लॉकेज होंगे मीना जी, ब्लॉकेज होंगे। उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें वक्तव्यों से बचना चाहिए, अतिवाद के वक्तव्यों से भी बचना चाहिए और अतिवाद के व्यवहार से भी बचना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज भी कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है। जिस तरह से कैंटीन में जाकर उन्होंने पार्लियामेंट की खाना खाया, सांसदों के साथ इतिहास बनाया है अपने आप में। तो प्रधानमंत्री मैसेज देते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग और खास करके वो लोग जिनके पास उतना रसूख होता नहीं है, लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आसपास के लोगों को, वो लोग ज्यादा परेशानी करते हैं खड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बात करने के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही कि दरअसल एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे जिसमें एक वीवीआईपी सिर्फ दिखावे के चक्कर में लाखों आम लोगों पर भारी पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम लोग तक वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग कर चुके हैं, करते रहे हैं, लेकिन नतीजा पिछले 67 साल में वही रहा। और उसकी वजह शायद वही है कि हम लोगों के जहन में, मानसिकता में इस कदर बसा हुआ है कि हमारे आसपास कोई वीआईपी होना, कोई वीवीआईपी होना हमें भी अलग तरह की संतुष्टि देता है और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसीलिए हम रिएक्ट भी नहीं करते हैं। जब तक मुंबई में कल जैसा रिएक्शन हुआ वैसा रिएक्शन बार बार नहीं होगा, मुख्यमंत्री को आकर माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, आगे के लिए सतर्क नहीं होंगे, तब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।